हेलो एवरीवन, कैसे हैं हमारे सभी प्यारे बच्चे। तो भैया आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। क्लास नाइन्थ के प्यारे बच्चों के साथ इस समय मैं बात कर रहा हूं। और मैं ये आशा करता हूं बेटा कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और हमारी जो ये क्लास है इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो ये क्लास है ये एक नया चैप्टर है, चुनावी राजनीति। नया चैप्टर होने के साथ साथ आपकी जो सिविक्स की जो पुस्तक है यानी कि जो राजनीति शास्त्र है उसका ये अध्याय है। ये अध्याय एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ असल ज़िंदगी में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प कर सकता है आसपास के चीज़ों को समझने में, जैसे कि चुनावी प्रक्रिया। जी हाँ, चुनावों की मैं बात कर रहा हूँ। अब जो हमारी ये जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें किस प्रकार से सारी चीज़ें हो सकती हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर भी हमें चर्चा करनी होगी। चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव ज़रूरी क्यों है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सभी के ऊपर भी हमें विस्तार से चर्चा करनी होगी। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले, क्लास को आगे ले जाने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी ये क्लास पूर्ण रूप से केवल और केवल शिक्षा को समर्पित होगी, यानी कि हम लोग केवल और केवल पढ़ाई की बातें करेंगे। बीच बीच में हंसी मजाक जो होगा मैं कोशिश करूंगा कि किसी बढ़िया से एग्जाम्पल या उदाहरण के ज़रिए मैं हमारी इस क्लास को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चुनावी राजनीति, जी हाँ, चुनावी राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, चुनावी राजनीति की मैंने यहाँ पर बात करी है। अब चुनावी राजनीति जो है वो क्या कर सकती है, इसके ऊपर भी हमें चर्चा करनी होगी। ठीक है, अब जी चुनावी राजनीति की अगर मैं बात करता हूँ तो हम सभी जानते हैं कि चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, चुनाव क्या है? चुनाव बेसिकली लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है जिसके बिना लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं है। ये हम बढ़िया तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इस चीज़ को हम कह भी सकते हैं। आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र होकर, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के ये बात बोल सकते हैं कि भैया चुनाव जो है वो लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। चुनाव के बिना लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र के बिना चुनाव भी नहीं है। ये भी आप देख सकते हैं। जैसे राजतंत्र में ज़रूरी नहीं है कि चुनाव हो, अगर चुनाव हो रहे हैं तो वो निष्पक्ष नहीं होंगे। तानाशाही में तो पता नहीं चुनाव होते ही नहीं है तानाशाही में। अगर हम चाइना की भी बात करें, जैसे चाइना में एक ही पार्टी का वर्चस्व है तो वहाँ पर चुनाव होते हैं लेकिन उन चुनाव का कोई महत्व नहीं है। समझ रहे हैं क्या है कि उस चुनाव का कोई महत्व नहीं है, वो चुनाव निष्पक्ष बिल्कुल नहीं है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बात भी कहूँ कि भाई, जैसे कि चुनावों के माध्यम से, चुनावों के माध्यम से लोग चुनाव के माध्यम से ही लोग अपने जन प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं ताकि किसका गठन हो सके, ताकि सरकार का गठन हो सके। ताकि किसका गठन हो सके, ताकि सरकार का गठन हो सके। ठीक है, क्या है, ताकि सरकार का गठन हो सके। क्लियर है? ठीक है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब सरकार का गठन तो हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सरकार के गठन में कोई समस्या नहीं आनी है। अब देखिए ज़रा, सरकार का गठन हो सके, चलिए भाई मान लेते हैं इस बात को कि सरकार का भी गठन हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए, हम पढ़ेंगे क्या, हमें जानना क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों इतना ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। तो एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि चुनाव, चुनाव जो है वो लोग, मोटे तौर पर यह चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। ये तीनों ही पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन तीनों को ही आपके लिए नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। पहला, चुनावों के माध्यम से ही लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं ताकि सरकार का गठन हो सके। दूसरा, तीसरा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। और ऐसा आपको केवल किस में देखने को मिल सकता है, केवल आपको ऐसा लोकतांत्रिक प्रणाली में ही देखने को मिल सकता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में। ठीक है। क्लियर है सभी को कि लोकतांत्रिक प्रणाली में ही हमें ऐसा देखने को मिल सकता है और कहीं आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बेटर है, बहुत सही बहुत सही। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ तक तो क्लियर अच्छे से हो चुके होंगे। अब इसको अगर हम आगे लेके जाते हैं, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं उसके बारे में भी विचार करते हैं। जैसे कि चुनाव होते क्यों हैं। चुनाव क्यों होते हैं। ठीक है। क्लियर है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, चुनावों के द्वारा मैं जो चीज़ आपको लिखवा रहा हूँ, यहाँ मैं जो चीज़ें नोट कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन्हें सीधे तौर पे नोट करते हैं तो आप जाहिर तौर पर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। चुनावों के द्वारा मतदाता, मतदाता होते हैं वोट देने वाले। ठीक है, वोट देने वालों को हम मतदाता कहते हैं। मतदाता उन लोगों का चुनाव करते हैं चुनाव करते हैं जो जनता के लिए कानून बनाए। पहला पॉइंट क्या है कि मतदाता यानी कि वोट देने वाले लोग उन लोगों का चुनाव करेंगे जो जनता के लिए कानून बना रहे हैं। अगर जनता के लिए कानून वो नहीं बना रहे हैं तो भाई उनको वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। कि है फ़ायदा, नहीं है फ़ायदा, है ना। तो इस चीज़ का भी हमें अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई है हमारी। दूसरी चीज़ ये है कि मतदाता, मतदाता उन लोगों का चुनाव करते हैं
मतदाता उन लोगों का चुनाव करते हैं जो सरकार बनाएंगे, जो सरकार बनाएंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। मतदाता उन लोगों का चुनाव करते हैं जो सरकार बनाएंगे, और इसी के साथ साथ अहम फैसले लेंगे। अहम फैसले कैसे? देश को कैसे चलाना है, राज्य को कैसे चलाना है, देश का बजट क्या होना चाहिए, राज्यों का बजट क्या होना चाहिए, कितना, किस लेवल पे हमें कितना खर्चा करना है, कहाँ पुल बनना चाहिए, कहाँ सड़कें बननी चाहिए, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जो सरकार बनाएंगे और अहम फैसले लेंगे, अहम फैसले लेंगे। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये चीज़ तो हो गई क्लियर एकदम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर हम देखते हैं कि मतदाता उन लोगों का चुनाव करते हैं जो क्या करते हैं, जो सरकार बनाते हैं या जो सरकार बनाएंगे, या फिर अहम इम्पोर्टेंट फैसले लेंगे। ये फैसले कई सारे हो सकते हैं, इन फैसलों पर भी अभी चर्चा करेंगे बिल्कुल हम। अब अहम फैसले लेंगे। ठीक है, अब अगला जो आता है वो है मतदाता, मतदाता उस राजनीतिक पार्टी का चुनाव करते हैं, करते हैं जो क्या है, जो सरकार बनाएगी और कानून बनाएगी, जो सरकार बनाएगी और कानून बनाएगी। ठीक है, अब इन अहम फैसलों पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो अहम फैसले हैं ये क्या हो सकते हैं, इन पर बातचीत करते हैं थोड़ी। अच्छा, अहम फैसलों को अगर आपको समझना है तो तीन स्तर पे समझते हैं। ठीक है, इसको इजी करते हैं और इसको तीन स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं। अब ये तीन स्तर कैसे हो सकते हैं? देखिए, पहला, या सरकार की अगर मैं बात करूं तो ये तीन स्तर पर हो रहे हैं। पहला है आपका केंद्र, दूसरा है राज्य, तीसरा है स्थानीय। क्लियर है? ये तीन स्तर हैं आपके, केंद्र, राज्य और स्थानीय। तीनों को समझते हैं। स्थानीय पर हमारे दो स्तर आ जाते हैं, एक गांव, एक आता है शहर। अहम फैसलों पर बात कर रहे हैं, ऐसे कौन से अहम फैसले हो सकते हैं? आपको ये भी समझना होगा कि अहम फैसले, इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं, वो सरकार के स्तर के हिसाब से भी बदलते रहते हैं। जैसे स्थानीय स्तर पर जो सरकार फैसला लेगी वो मुख्य तौर पर केंद्रीय स्तर पर जो फैसला होगा उससे काफ़ी ज़्यादा अलग होगी, यानी कि उसमें आपको एक काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर रखनी है कि आपको एक चेंज देखने को ज़रूर मिलेगा इस चीज़ में। ठीक है, चलिए, तो ये तो केंद्र की बात हो गई है।
केंद्र, राज्य और स्थानीय या गांव या शहर के स्तर पर हम इस चीज़ को बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के अंदर। अब इस पॉइंट को समझिएगा, केंद्र, राज्य, स्थानीय, गांव या शहर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, इस चीज़ को हम थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करें तो कैसे समझ सकते हैं? केंद्र स्तर पर हमारे क्या होते हैं? केंद्र स्तर पर हमारा आती है, जैसे कि आपकी प्रधानमंत्री हो गई। अभी हम लोग ज़्यादा स्तर के बारे में नहीं जान रहे हैं, मैं सिर्फ फैसलों के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जो ये फैसले हैं हमारे, इनको कई तरीके से बताया जा सकता है, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम सीधे इनके मुखियाओं के बारे में बात करते हैं। भाई प्रधानमंत्री है, अगर मैं इन संस्थाओं की बात कर दूं तो यहाँ पे संसद शब्द अगर मैं ले लूँ तो कोई बुराई नहीं होगी। संसद में आपकी लोकसभा और राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति तीनों आ जाते हैं। लेकिन इसको हम प्रधानमंत्री के तौर पर ही लेके चलेंगे। करंट में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? श्रीमान नरेंद्र सिंह मोदी जी। अब मोदी जी जो हैं हमारे, आपने अक्सर उन्हें देखा होगा, उन्होंने कई सारे बड़े जो फैसले हैं उन पर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने करी, कानून बनाए, और कई कानून बैकफायर भी हुए जो इनको जनता ने स्वीकारा नहीं, या जनता में एक बहुत ही द्वेष, या जनता के किसी एक ऐसे वर्ग में, जो कोई वर्ग विशेष हो सकता है, यानी कि हो सकता है वो संख्या में कम हो इसलिए उन्हें ऐसा लगता हो, या कई सारे रीज़न हो सकते हैं, कईयों के रीज़न बहुत जेन्युइन भी है। जैसे अगर हम कई बारीकियों पर नज़र डालें तो कई सारे कानून ऐसे हैं जिनका उद्देश्य शायद बहुत बेहतर रहा होगा, लेकिन वो उतने अच्छे तरीके से ना तो इम्प्लीमेंट हुए और ना ही वो बहुत ही शानदार तरीके से या बहुत बढ़िया तरीके से उस चीज़ को इम्पैक्ट कर पाए, है ना? तो कई सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वहीं राज्य पे अगर मैं बात कर लूँ तो राज्य में हमारे क्या आते हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री में हमारी विधानसभाएं और हमारे राज्यपाल आ जाते हैं। मुख्यमंत्री क्या होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं, जिनको हम सीएम कह देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को पीएम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को हम चीफ मिनिस्टर भी कह देते हैं, यानी कि सीएम। जी हाँ, मुख्यमंत्री। वहीं पे अगर मैं गांव और शहर की बात करता हूँ और यहाँ से मैं इन गांव और इस शहर शब्द को अलग अलग करूँ, तो गांव में आपके पंचायत आती है और ग्राम सचिव आता है। वहीं शहर में आपके क्या आ जाते हैं? शहर में आपके आ जाते हैं क्या कहते हैं जिन्हें हम बोल देते हैं ना कि भाई पार्षद है। पार्षद है। पार्षद के अलावा हम ये कह देते हैं कि पार्षद हो गया आपका। पार्षद के अलावा आपका आईएएस अधिकारी हो गया। तो इस तरीके से आपकी एक श्रृंखला बन जाती है। अब अगर हम इनके अहम फैसलों की बात करते हैं, जी हाँ, अहम फैसले। अब अहम फैसले क्या करते हैं? केंद्र सरकार जो होगी वो पूरे देश को लेके अहम फैसले लेके, यानी कि देश को लेके कानून या कोई निर्णय। ठीक है। राज्य सरकार जो होगी वो जो फैसले लेगी वो उसके राज्य से रिलेटेड होंगे, उसके राज्य से जुड़े हुए। जैसे जैसे इसको समझने का एक और प्रयास करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पानी को लेके राज्यों में वाद विवाद चलता रहता है कि यार हमारे राज्य से ही नदी निकलती है, हम इसका अधिकांश हिस्सा प्रयोग में लाना चाहते हैं। दूसरा राज्य कहता है अरे तो भाई नदी पे आपका एकाधिकार थोड़ी है ना? नदी पे क्या है? आपका एकाधिकार थोड़ी है, ऐसा भी कहा जाता है। कहते हैं कि यार एकाधिकार थोड़ी है, ऐसे कैसे तुम ले लोगे, ऐसे तो नहीं लेने देंगे हम तुम्हें, हमारा भी अधिकार है राज्यों पर। तो इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम स्थानीय स्तर पर आ जाते हैं, समझिएगा, तो स्थानीय स्तर पर आप कोई कानून बनाने की स्थिति में नहीं होते हो।
आप क्या कर सकते हो, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। स्थानीय स्थिति में आप क्या करते हो, चीज़ों को लागू करते हो। इसी के साथ विकास कार्य, लागू करना कानूनों को, जो कानून केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने दिए हैं उनको लागू करवाने का जो असल, जो बेड़ा बेड़ा जो उठाता है, जो असली इन कानूनों का बोझ जो उठाता है, वो उठाती है स्थानीय प्रशासन, यानी कि हमारे गांव का प्रशासन, जिसमें मुख्यतः पंचायत और आपके ग्राम सचिव आ जाते हैं, और शहरी प्रशासन जिसके अंदर आपके पार्षद और आईएएस अधिकारी आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक क्लियर होता है सभी को? बहुत सही, बहुत सही। अब इस कहानी को हम आगे लेके जाते हैं, इस चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अहम फैसलों को जाना। अब लागू करना तो ठीक है, लेकिन ये विकास कार्य क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करी जाएगी, विकास कार्यों पर। ठीक है, विकास कार्यों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। विकास कार्य, विकास कार्य समझना है तो आपको समझना होगा कि विकास कार्य कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे पहला अगर हम उदाहरण लेते हैं शिक्षा का है, शिक्षा का, एजुकेशन का आप ले लीजिए। किसका उदाहरण ले लिया है आपने, शिक्षा का उदाहरण आपने ले लिया है, एजुकेशन का उदाहरण आपने ले लिया है। ठीक है, अब एजुकेशन का जो हमने उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल जो हमने लिया है, उस पर अगर हम थोड़ा सा और प्रकाश डालें, उसको हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें, तो देखते हैं। शिक्षा, शिक्षा यानी कि प्राथमिक, या प्राथमिक की जगह नहीं, हम कह सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। इसी के साथ क्या है कि अगर हम शहरों की बात करें, शहर की अगर हम बात, या गांव की अगर हम बात करें, तो लगभग लगभग आज प्रत्येक गांव में एक स्कूल है। इसमें भी एक बड़ा ही फन वाली चीज़ है। फन वाली चीज़ क्या है कि अगर आप इस पूरे पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि गांव के जो वो स्कूल हैं जिनकी बात हम कर रहे हैं, ये स्कूल अक्सर कैसे हैं, ये स्कूल हैं हमारे ऐसे जिनमें एजुकेशन है। यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको मिड डे मील, मिड डे मील की सुविधा भी है। तो ये चीज़ें आपको क्या करती हैं, शिक्षा को प्रोत्साहन करने में बड़ा योगदान देती हैं। जैसे कई गरीब फैमिलीज़ हैं, उन्हें लगता है कि यार हमारा बच्चा जाएगा क्या करेगा, लेकिन मिड डे मील के आने से क्या है कि एक तो कुपोषण से जो जंग चल रही है उसमें जीत हासिल करने में मदद मिली है। दूसरी चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि कुपोषण को तो हराया ही हराया है, जो शिक्षा के प्रति रुचि है, इस बहाने कि यार हमारे बच्चों को दोपहर का भोजन भी मिल जाएगा। जो परिवार केवल एक समय का भोजन उपलब्ध करा पा रहे हैं, उनके परिवार के जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे जो हैं, उनको दिन में 2 वक्त का भोजन तो मिल ही रहा है। एक वक्त में तो स्कूल्स उपलब्ध करा रहे हैं मिड डे मील के रूप में, और मिड डे मील को हिंदी में हम बोलते हैं दोपहर, दोपहर के भोजन की व्यवस्था, दोपहर के भोजन की व्यवस्था। ये यहाँ पर बोला जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी, है ना। दोपहर के भोजन की व्यवस्था, सीधी बात है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, दोपहर के भोजन की व्यवस्था की बात करी गई है तो।
अब ठीक है, यहाँ तक हमने इस चीज़ को देख लिया, हमने ये चेक कर लिया कि किस प्रकार ये पूरा की पूरा प्रोसेस चल सकता है या बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ जो है किस तरीके से उभर के सामने आती है, इसको भी ज़रा हम देखते हैं। अब देखिए, शिक्षा के बारे में हम बात कर चुके हैं कि शिक्षा विकास कार्यों में आती है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा, यहाँ पर जो विकास कार्य मैंने ऐड करा है ना, ये विकास कार्य में यहाँ भी ऐड करूँगा, यहाँ भी ऐड करूँगा और यहाँ भी ऐड करूँगा। तीनों ही विकास कार्य यानी कि शिक्षा और वहाँ के स्वास्थ्य सुविधाओं पर कानून बनाते हैं, लेकिन जो लागू करने का और विकास कार्य का जो एक कॉम्बिनेशन है, जो संबंध है, वो केवल आपको स्थानीय स्तर पर ही देखने को मिल पाएगा। ठीक है, स्थानीय स्तर पे आपको देखने को मिल पाता है। दूसरा जो विकास कार्य में आता है वो है हमारी स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। अब जो ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनका क्या योगदान है, इनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उस चीज़ पर भी हमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार से चर्चा करनी है और देखना है कि भैया क्या इसका पूरा प्रोसेस बनता है। ठीक है, चलिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करी गई है, ये ध्यान रखिएगा, किसकी बात करी गई है, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की गई है। ठीक है, अब ये स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से काम कर सकती हैं, ये भी हमें चेक करना होगा। स्वास्थ्य सेवाएं कैसे करती है, मैं आपको बताता हूँ। स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हो जाती है वो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। क्लियर है, समझ गए ये चीज, डन है सभी को, बहुत बढ़िया। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, या आप ये कह सकते हैं जो आपने देखा होगा अक्सर अपने बड़े जिलों में जो हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स के नाम से जाने जाते हैं। सिविल अस्पताल, अस्पताल आपने देखा होगा अक्सर, देखा होगा सिविल हॉस्पिटल्स के नाम से, सिविल अस्पताल्स के नाम से, या नागरिक अस्पताल, सिविल कह लीजिए या नागरिक बोल लीजिए, ये आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा केंद्र देखने को मिल जाते हैं। उतने ज़्यादा लेवल पे नहीं होते, लेकिन चिकित्सा केंद्र आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आते हैं आपके, ये दोनों की दोनों सेक्टर्स ही आपके, या दोनों की दोनों चीज़ें, चाहे वो एजुकेशन हो, शिक्षा हो, या आपका आपका मेडिकल लाइन हो, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं हो, इन दोनों में ही इन दोनों में ही आपको क्या देखने को मिलता है, इन दोनों में ही आपको चिकित्सा केंद्र, सॉरी, विकास कार्य देखने को मिल जाते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तीसरा जो आता है, भाई देखिए, हमारे क्या क्या हो चुका है, हमारा चिकित्सा हो चुकी है, यानी कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं भी हो गई हैं, हमारी शिक्षा एजुकेशन भी हो गई है। अब यहाँ से एक और हमारा पड़ाव आता है, शिक्षा हमारी हो गई है, चिकित्सा हमारी हो गई है, अब आती है स्वच्छता। जी हाँ, स्वच्छता को भी विकास कार्यों में ही माना गया है। स्वच्छता, स्वच्छता यानी कि साफ सफाई, साफ सफाई, इसको भी किस में माना गया है, इसको भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बता सकता हूँ कि इसको भी किसी में माना गया है, इसको भी विकास कार्यों में ही माना गया है। स्वच्छता को लेकर अगर हम बात करें तो स्वच्छता के लिए भी कई सारे अभियान चलाए गए, है ना, जैसे कि आपने देखा होगा स्लोगन्स कि मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश स्वच्छ बन रहा है ना, कई अलग अलग इसमें स्लोगन्स देखने को हमें मिले। प्रधानमंत्री स्वच्छ जो, अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर स्वच्छता के अंदर गांवों की, गांव, शहर
गांव हो गए हैं, शहर हो गए हैं, इन दोनों के साथ साथ हमारे जो नदियां हैं उनको भी शामिल करा गया है। बड़े महानगरों, सड़क, नालों, और इसी के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखने की बात इसमें करी गई है। पर्यावरण, ठीक है, इन सभी की बात इसके अंदर करी गई है। तो इस चीज में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गांव हो, शहर हो, नदियां हो, बड़े महासागर हो, सड़कें हो, पर्यावरण हो, इन सभी में ही स्वच्छता यानी कि साफ सफाई को भी इसमें शामिल करा गया है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये आपने क्या कर लिया है, बेसिकली हमने अब तक हमने विकास कार्यों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज शामिल कर ली है। इसी के साथ विकास कार्यों में एक और पड़ाव आता है जो है आपका, अच्छा, विकास कार्यों में आपका एक और पड़ाव आता है, वो है सड़क यानी कि यातायात का विस्तार। यातायात का विस्तार। अब जो यातायात का विस्तार की बात करी गई है, या जिस बात हम कर रहे हैं, जो यातायात का विस्तार करा गया है, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या है कि सड़क निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, यातायात को सस्ता बनाया जाए, यातायात को पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल, और क्या करा जाए, सस्ता भी बनाया जाए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाली स्कूटी, गाड़ियाँ, टेस्ला की अगर आप बात करें, अगर आपने नाम सुना है तो ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। टेस्ला मॉडल एक्स, अलग अलग गाड़ियों के नाम है ना, इलोन मस्क का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो सड़क निर्माण यातायात के पर्यावरण के अनुकूल और सस्ता बनाया जाए। इसी के साथ साथ इसमें संचार सुविधाओं को भी जोड़ा जाता है। ठीक है, संचार सेवाएं, जिसके अंदर आपका क्या आ जाता है, इसमें आपका आईटी सेक्टर आ जाता है। आईटी सेक्टर हो गया, या अगर आप बात करते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, जियो। जियो लगभग आज के समय पे लगभग सभी यूज़ कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे होंगे। तो आईटी सेक्टर हो गया, संचार सेवाएं हो गई, इन सभी में अगर हम बात करते हैं तो इन सभी में ही हमें विकास करने की एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक बहुत ही एक नीड होती है इस चीज़ की, कि यार करना तो है ही, ये तो कंपलसरी है हमारे लिए, ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है या बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो विकास कार्य हैं वो भी समाप्त होते हैं। अब एक बार चर्चा करते हैं कि हमने आज की क्लास में किन किन टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं एक बार हम। ठीक है, दोबारा से एक क्विक रिवीजन देता हूँ। चुनावी राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग यहाँ जान रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया के बारे में हम यहाँ जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब चुनावी राजनीति जब हमने पढ़ा तो हमने इसकी शुरुआत करी, चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, इस बात से। चुनावों के माध्यम से लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। यही प्रतिनिधि क्या करते हैं, आगे जाके सरकार का गठन करते हैं, सरकार बनाते हैं और अपना नेता चुनते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। ठीक है, चुनाव जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष भी होने चाहिए। ये तीनों की तीनों जो पड़ाव हैं ये लोकतंत्र प्रणाली में होने ही चाहिए। यदि ये लोकतंत्र प्रणाली में देखने को नहीं मिलेंगे तो ये कहना सही होगा कि भैया यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, क्लियर है?
उसके बाद जो हमने सेकंड पार्ट करा वो है चुनाव होते क्यों हैं, क्यों चुनावों का होना इतना ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो भैया चुनावों के द्वारा क्या है, मतदाता यानी कि जो लोग वोट देते हैं उनको चुनाव करते हैं और जनता कानून बनाती है, जनता के लिए कानून बनते हैं। मतदाता उन लोगों का चुनाव करते हैं और सरकार बनाते हैं वो लोग, और अहम फैसले लेते हैं। अहम फैसलों से हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ करी जिसमें हमने सरकार के 3 स्तरों में अहम फैसलों को देखा, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गांव और शहर में हमने इन भागों को बांटा, जिसमें हमने ये देखा कि केंद्र देश के लिए कानून और निर्णय बनाती है, विकास कार्य करती ही करती है। राज्य राज्य से जुड़े हुए फैसलों पर कानून बनाता है और विकास कार्य करता है। स्थानीय स्तर विकास कार्य तो कर ही रहा है, लेकिन उसे गांव और शहरों में बिल्कुल ग्रामीण स्तर, सॉरी, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर उसे लागू करने का काम भी करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हो गया ये हमारा, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव हो गया क्योंकि जनता से यही स्तर जुड़ा हुआ है। विकास कार्य, ठीक है, शिक्षा आ गई इसके अंतर्गत आपकी, इसके अंतर्गत आपकी स्वास्थ्य सेवाएं आ गई हैं, और इसी के साथ साथ आपकी स्वच्छता जो है वो आ गई है इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर यातायात का विस्तार और संचार सेवाएं आपकी इसके अंतर्गत आ गई हैं। क्लियर है। अब बेटा इसी के साथ हमारा जो ये आज की जो ये क्लास है ये समाप्त होती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बेटा कि आप सभी को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसी और क्लासेस के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा जल्द ही, और हम इस अध्याय को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसके बाद आपको ये चैप्टर दोबारा से कहीं भी उठाने की ज़रूरत ना पड़े, हमारा ये क्लास जो है ये सफिशिएंट हो आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों, मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।